हम लोग बात कर रहे थे आपका समन ट्रायल। ये बात आई थी कि अभियोग का सारांश बताया जाना। मानिए नहीं बताया, क्योंकि कानून में जो कुछ अपेक्षित है वो सब किया जाएगा, आवश्यक थोड़ी है। जो तुम सुबह बात कर रहे थे कि ठीक है, सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जब तक अपील का समय बचा हुआ है, डाइवोर्स डिग्री पारित हो जाने के बाद भी, तब तक आप दोबारा मैरिज नहीं करेंगे। और अगर अपील प्रस्तुत हो गई तो जब तक अपील विनिश्चित ना हो जाए तब तक आप सेकंड मैरिज नहीं करेंगे। लेकिन आप कर ही लेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट कोई आपके पैरों और हाथों में बंद कर आपको वैसा करने से रोक देगा? ऐसा तो होगा नहीं। फिर तो उसके विधिक प्रभाव होंगे, जो आपके ऊपर होंगे। और वे विधिक प्रभाव ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आपने सेकंड मैरिज की तो आप बहुत ही नुकसानदेह पोजीशन में पहुंच जाएं। और अगर सेक्शन 15 का वायलेशन करके आपने हिंदू मैरिज की तो जो प्रभाव होगा, परिणाम होगा, वो बहुत खतरनाक होगा। उसका परिणाम यह होगा कि विवाह तो शून्य होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक परिणाम और घटित होगा कि अगर आपने उस ढंग का शून्य विवाह किया होता जो धारा 5(1) या 5(4) या 5(3) के प्रभाव से शून्य हुआ होता, तो पत्नी जिसका विवाह शून्य हो गया, अगर अपने विवाह के शून्य होने की घोषणा हेतु कोई कार्यवाही सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट में करती है तो उसे मेंटेनेंस ये प्राप्त हो सकता था, मेंटेनेंस उसे मिलेगा, भले ही उसका विवाह शून्य घोषित हो जाए। और शून्य अशून्य करणीय विवाह जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 के प्रभाव से शून्य अशून्य करनी हो गए, उन्हें धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट वैधता ये दे देगा। उस विवाह से पैदा हुए बच्चे ये वैध माने जाएंगे, और वैध अगर मान लिए गए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में वे अपने मां और पिता दोनों की जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकारी समझे जाएंगे। लेकिन जहां तक सेक्शन 15 का सवाल है, अगर सेक्शन 15 का वायलेशन हुआ तो विवाह तो शून्य हो ही जाएगा, लेकिन इस विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत शून्य घोषित नहीं कराया जा सकेगा। और यह इस प्रकार शून्य होगा कि मानो ये कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि आप में विवाह की क्षमता का अभाव होगा। जब सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 के प्रभाव से विवाह शून्य होगा, तब बात अलग है। तब विवाह के दोनों पक्षकारों में विवाह की योग्यता है, किंतु सेक्शन 5(1) यह कहता है कि वे पूर्व से विवाहित है और उनका दूसरा विवाह इस कारण शून्य है क्योंकि उनका पूर्व विवाह अस्तित्व में है। उसके पति या पत्नी के जीवित रहते हुए उन्होंने दूसरा विवाह किया है, तो विवाह किया है, यह बात आ रही है। यानी विवाह का तथ्य स्थापित है, और विवाह के तथ्य की स्थापना के समय विवाह के दोनों पक्षकारों में विवाह करने की क्षमता ये थी। इसलिए विवाह तथ्य के तौर पर अस्तित्व में आया है, और जब तथ्य के तौर पर अस्तित्व में आया तो भले ही इस विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी इस विवाह की जो पत्नी है उसे परमानेंट एलिमोनी सेक्शन 25 और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 मेंटेनेंस मिलेगा। क्योंकि सेक्शन 24 और सेक्शन 25 क्या करा, जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है तो विवाह के दोनों पक्षकारों को परस्पर एक दूसरे से निर्वाह भत्ता अर्थात गुजारा भत्ता मांगने का हक होगा।
तो भले ही विवाह शून्य हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेक्शन 11 के अंतर्गत विवाह के शून्यकरण की जो घोषणा होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही होगी, और इसलिए विवाह के शून्य होने के बाद भी पत्नी मेंटेनेंस की अधिकारिणी होगी। और धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट कहेगा कि इस विवाह की जो संतानें वे पूरी तरह वैध संतानें मानी जाएंगी। और इसी ढंग से आप देखेंगे सेक्शन 15, तो सेक्शन 15 आपसे विवाह करने की क्षमता यही वापस ले लेता है। वो कहता है आप करेंगे ही नहीं। इसका मतलब तलाक की आज्ञप्ति या विवाह विच्छेद की, तलाक तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तलाक और विवाह विच्छेद दो अलग बातें हैं। ये एक बात है भी नहीं, क्योंकि तलाक, इसमें विवाह विच्छेद के समस्त अधिकार पति के पास होते हैं, विवाह विच्छेद का अधिकार पत्नी के पास नहीं होता। जब इस पद्धति से विवाह विच्छेद होता है तो उसे तलाक कहते हैं, और जब विवाह विच्छेद के अधिकार पति और पत्नी दोनों को समान रूप से प्राप्त रहते हैं और उनमें से किसी के द्वारा विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति यह प्राप्त की जाती है, तो उसे हम विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति कहते हैं, उसे तलाक नहीं कहते हैं। तो सेक्शन 15 ये आपसे विवाह करने की क्षमता यही ले लेता है। वो कहता है आप विवाह करेंगे ही नहीं। कब तक? जब तक अपील की अवधि ये न बीत जाए, या अगर अपील प्रस्तुत कर दी गई तो अपील का निपटारा ये न हो। तो ये ठीक वैसी स्थिति है जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। अवयस्क की संविदा, क्योंकि अवयस्क संविदा सक्षम है ही नहीं, संविदा के लिए सक्षम ये कौन माने गए? जो धारा 11 के अनुसार विकृत चित्त नहीं है, और जिन्होंने उस विधि के अधीन, जिसके अधीन वे हैं, उस विधि के अधीन वयस्कता प्राप्त कर ली है। इसलिए अवयस्क, उसमें संविदा की क्षमता यही नहीं है। इसलिए अवयस्क के द्वारा अगर संविदा के तथ्य को अस्तित्व में लाया भी गया है तो माना यह जाएगा कि मानो वो संविदा कभी हुई ही नहीं, और जब वो कभी हुई नहीं तो इसलिए अवयस्क की संविदा को हम शून्य कह देते हैं। वो शून्य होती नहीं, क्योंकि नकारात्मक जो कंसेप्शन है, जो नकार है, उसे अभिव्यक्त करने का कोई माध्यम किसी के पास नहीं होता। ठीक है ना? नकार को अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता। जैसे अंधेरा, इसे डिफाइन नहीं कर सकते। प्रकाश को डिफाइन किया जा सकता है, विधायक चीज को डिफाइन किया जा सकता है, नकार को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए भाषा के दृष्टिकोण से हम अवयस्क की संविदा को शून्य कह देते हैं, वो शून्य होती नहीं। शून्य संविदा कौन सी होती है, ये भारतीय संविदा अधिनियम खुद बताता है, और वो बताता है कि धारा 23 के उल्लंघन में अगर संविदा हो तो शून्य होती है, धारा 24 के उल्लंघन में संविदा हो तो शून्य होती है। शून्य संविदाएं कौन सी हैं, ये भारतीय संविदा अधिनियम स्वयं बता रहा है। इसलिए अवयस्क की संविदा जो संविदा है ही नहीं, शून्य संविदा हो, इसके लिए पहले संविदा तो हो। भाई संविदा होगी तब आप उसका कैटेगराइजेशन कर पाएंगे कि वो वैध है, अवैध है, शून्य है, शून्य करणीय है। जब संविदा है ही नहीं, अरे कोई स्ट्रक्चर तो हो तब आप बताएंगे घर है, मकान है, दुकान है, धर्मशाला है, होटल है। ये तो स्ट्रक्चर के प्रकार हैं। पहले स्ट्रक्चर तो हो, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं है तो फिर घर, मकान, दुकान
इसका सवाल ही कहां उठता है? ठीक है ना? जो जानवरों का बाड़ा है उसे तो घर मकान दुकान ये नहीं कहा जा सकता, कोई स्ट्रक्चर तो हो। ठीक है ना? तो ऐसे ही संविदा तो हो, और संविदा कब होगी? जब संविदा करने के लिए सक्षम लोग प्रस्ताव, प्रतिग्रहण, ठीक है ना, प्रतिफल, ये परस्पर आदान प्रदान करेंगे, और उस ढंग से करेंगे जिस ढंग से भारतीय संविदा अधिनियम बता रहा है, तभी तो होगी। अन्यथा संविदा कहां है? इसलिए कोई कहे, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो कह रहा गलत कह रहा। अवयस की संविदा शून्य होती नहीं है, अवयस की संविदा संविदा होती ही नहीं है, उसे शून्य कह दिया जाता है, क्योंकि कहने का और कोई तरीका यह हमारे पास नहीं है। जैसे ईश्वर को और संसार को जब परिभाषित करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो सदा था और जो सदा रहेगा वो ईश्वर है, जो आज है कल नहीं था और कल नहीं होगा। ठीक है? आज है, न तो कल था और न कल होगा। ठीक है? इसे हम संसार कहते हैं। यह सत्य और भ्रम, इसकी जो अगर डेफिनेशन करें तो भी यही होती है कि सत्य क्या है? जो आज है, कल भी था और कल भी रहेगा। और भ्रम क्या है? भ्रम अभी है, न कल था न कल होगा। ठीक है? तो ऐसे ही है कि अवयस की संविदा, पहले संविदा तो हो, अब क्योंकि संविदा है ही नहीं, और अब तो कहा जा रहा कि अवयस की संविदा कैसी होती है? तो आप शून्य को, जब कुछ नहीं होता और आपसे पूछा जाता क्या है, तो आप कहते शून्य है। तो ये एक ढंग है बोलने का। इनफैक्ट अवयस की संविदा संविदा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्षमता का अभाव है। ठीक है? अवयस्क में संविदा की क्षमता का अभाव है, क्योंकि वो विधि अनुसार संविदा सक्षम है ही नहीं, संविदा कर ही नहीं सकता। जबकि शून्य संविदा में संविदा होती है, लेकिन कुछ कारणों से वो शून्य मान ली जाती है। संविदा तो होती है क्योंकि दोनों पक्षकार संविदा सक्षम होते हैं। ठीक यही प्रिंसिपल यहां लागू होता है। 5-1, 5-4 और 5-3, इसके उल्लंघन से अगर विवाह शून्य हुआ तो सवाल यह है कि पक्षकार विवाह करने के लिए सक्षम थे, लेकिन पति या पत्नी पूर्व विवाह का जीवित था। ये दोनों के बीच प्रतिशुद्ध कोटि की नातेदारी या अस्तित्व में थे, या वे एक दूसरे के सपिंड थे। क्षमता का अभाव ये नहीं था, क्षमता तो थी, इसलिए विवाह शून्य है, ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट स्वयं कह रहा है। लेकिन सेक्शन 15 या सेक्शन 7, इसका वायलेशन अगर हुआ तो विवाह हुआ ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 7 यह बताता है कि आप जब ऐसे ऐसे करेंगे तो ही विवाह होगा। जब तक वैसे वैसे नहीं किया जाएगा विवाह नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब हुआ ही नहीं है तो फिर शून्य और शून्य करने का सवाल ही कहां है? भाई विवाह हो तो तब तो शून्य और शून्य करने की बात चलेगी, जब हुआ ही नहीं तो शून्य और शून्य करने की बात ही कहां है? पहले हो तो, पहले स्ट्रक्चर तो हो, तब हम कैटेगराइज करें कि दुकान है, मकान है, होटल है, धर्मशाला है,
जब है ही नहीं तो क्या कैटेगराइज करें? ऐसे ही है, विवाह हो, अवयस्क संविदा कर पाए, जब वही नहीं कर पा रहा तो बात ही खत्म है। सेक्शन 7 ये बता रहा कि ऐसे ऐसे करें तो विवाह होगा, वैसे वैसे हुआ ही नहीं, विवाह नहीं है। सेक्शन 15 ये कहता है कि आप में विवाह की क्षमता तब पैदा होगी जब विवाह विच्छेद हो जाए और अपील की अवधि निकल जाए। जब तक वो हुआ ही नहीं तो क्षमता कहां है आप में, और आपने विवाह कर लिया तो फिर ये विवाह है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो ना ये शून्य है, ना ये शून्य करनी है, ना ये वैध है, ना ये अवैध है, कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसे माना जाएगा मानो सब कुछ खाली है। और इसलिए जब विवाह हुआ ही नहीं तो शून्य विवाह अगर होता तो सेक्शन 12 पत्नी को मेंटेनेंस के राइट्स और बच्चों को वैधता, धर्मजता ये देता। सेक्शन 15 में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इस पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। इस पत्नी को तो पत्नी कहना भी नहीं चाहिए। क्यों? पत्नी तो वही है जो विवाहित महिला है किसी के साथ। ये तो कुछ है ही नहीं, तो इसे कोई मेंटेनेंस कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई मेंटेनेंस नहीं, और बच्चे बिल्कुल धर्मज नहीं है, ये बच्चे अधर्मज हैं। और बच्चों की अधर्मजता का जो असर आएगा वो असर क्या आएगा कि केवल मां को इनहेरिट करेंगे, केवल मां की संपत्ति में हिस्सा पाएंगे, क्योंकि मां उसकी संपत्ति में प्रत्येक बच्चा हिस्सा पाएगा। वो जारज है, धर्मज है, इससे मतलब नहीं होता। लेकिन जहां तक पिता की संपत्ति का सवाल है, ये बच्चे कुछ भी नहीं पाएंगे। तो सेक्शन 15 कहता है कि आप में विवाह की क्षमता नहीं है और आप करेंगे तो वो निपट नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद भी सेक्शन 15 का वायलेशन करके विवाह करने से जो परिणाम पैदा होंगे वे इतने खतरनाक हैं कि आमतौर पर व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं करता। ऐसे यहां है, यहां वो कह रहा है कि अभियोग का सारांश बताया जाना। कानून अपेक्षा कर रहा है कि समन ट्रायल व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, तो आप क्या करें? यू मस्ट टेल द सबस्टेंस। ठीक है, जो संबंध मामला है उसका सार ये आप बताएं। नहीं बताया आपने तो ये ऐसी इर्रेगुलरिटी है। इर्रेगुलरिटी तो ही है, अनियमितता तो ही है, लेकिन अब देखना है इस अनियमितता का प्रभाव क्या होगा। और हमने आपसे पहले भी कहा कि जब भी प्रक्रिया का वायलेशन हो और आपको कंफर्म जानकारी ना हो कि इस प्रक्रिया के वायलेशन से क्या असर आएंगे, तो तुक्का अगर लगाएं तो हमेशा इस बात के पक्ष में लगाएं कि कोई असर नहीं होगा यदि अभियुक्त पर पूर्वाग्रह कारित नहीं हुआ है, यदि अभियुक्त को प्रिजुडिस कारित नहीं हुआ तो कोई असर नहीं होगा। ऐसा तुक्का लगाएं और कंफर्म बताओ तो बात अलग है। क्योंकि प्रक्रिया हमेशा काम को ठीक ढंग से करने के लिए बनाई जाती है। काम अगर ठीक ढंग से हो गया बिना प्रक्रिया के भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी अभियोग का सारांश अगर नहीं बताया गया, और सारांश बता हम क्यों रहे थे? इसलिए ताकि वो अपनी समुचित प्रतिरक्षा ये कर पाए। उसके बाद भी उसने अपनी समुचित प्रतिरक्षा ये की है, तो फिर इस अभियोग के सारांश को न बताने का कोई प्रभाव और परिणाम नहीं होगा। ये पूर्व की सीआरपीसी के सेक्शन 465 के मुताबिक क्यूरेबल किस्म की इर्रेगुलरिटी मानी जाएगी। अब हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं कि जब भी मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करेगा, वेदर ही हैज इशूड द सम्मन इन सम्मन केस, समरी ट्रायल और इन वारंट केस, ठीक है, अगेंस्ट से अक्यूज पर्सन, ही मे इशू द सम्मन अगेंस्ट एनीबडी
ठीक है, whose presence he has required, ठीक है ना, उसकी आवश्यकता जिस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए है वो सबको सम्मन जारी कर सकता है। लेकिन पूर्व की सीआरपीसी के सेक्शन 205 किसे लागू होता है? अक्यूज को। वो कहता है जब कभी अभियुक्त को सम्मन जारी किया गया है तो मजिस्ट्रेट को यह ताकत रहेगी, पहली बार 205 में जब जारी होगा और वो आएगा, हाजिर होगा या लाया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट को अगली सुनवाई की नियत दिनांकों पर अभियुक्त को हाजिर न होने की छूट देने की शक्ति रहेगी और वो शक्ति यहां भी रहेगी। ऐसा हो सकता है कि मजिस्ट्रेट अगर उचित समझे तो अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की छूट ये अभियुक्त को मिल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे अभियुक्त की परीक्षा और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो यहां होगा ही नहीं। इस अभियोग के सारांश को बताए जाने के स्तर पर, ठीक है, अभियुक्त के अधिवक्ता हैं उन्हीं को सारांश बताकर उनसे प्रतिरक्षा आदि के संबंध में अपेक्षा कर ली जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट उचित समझेगा तो 205 में ही लिखा है कि वो जब चाहे तब संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति अपेक्षित कर सकता है। तो अगर अभियोग का सारांश बताने की अपेक्षा हुई तो आप बताएं, लेकिन नहीं भी बताया और अभियुक्त पर कोई असर विपरीत कारित नहीं हुआ तो ये एक क्यूरेबल इरेगुलरिटी की सीमा में आएगा और इसका कोई प्रभाव विचारण पर नहीं होगा, और अभियुक्त को उपस्थित होने से व्यक्तिगत तौर पर छूट भी दी जा सकती है 205 के अंतर्गत। फिर यहां इस ढंग की अपेक्षा यह भी नहीं हुई जितना वारंट मामले के विचारण में हुई थी कि मजिस्ट्रेट खुद को संतुष्ट करे कि उसे यानी अभियुक्त को पूर्व में धारा 207 के उपबंधों के अनुपालन में जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट हुआ है उसकी प्रतियां मिली हैं या नहीं मिली हैं, ऐसी अपेक्षा भी यहां नहीं की गई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चीजों के अंतिम उद्देश्य को देखना चाहिए। प्रक्रिया बनी क्यों? निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए। तो अगर निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने वाली कोई बात यहां लिखने में विधायिका ने उसको लिखना उचित नहीं समझा तो आपसे अपेक्षित यही है कि आप उस बात को कर लें। यानी अगर यहां भी मजिस्ट्रेट उसकी कंप्लायंस करेगा तो कोई अविधिक बात नहीं है। और नॉर्मली जो न्यायिक प्रैक्टिस विकसित हुई है वो यही विकसित हुई है कि कॉपीज यहां भी मिली हैं या नहीं मिली हैं, इसको मजिस्ट्रेट सुनिश्चित कर लेता है। हमने आपसे सुबह भी कहा था कि यहां प्रक्रिया जरूर संक्षिप्त कर दी इन कंपेरिजन ऑफ वारंट ट्रायल या सेशन ट्रायल, लेकिन मामले का विचारण करने का हक जिनको दिया वो इतने अनुभवी लोग हैं कि उनसे यह अपेक्षित है कि प्रक्रिया संक्षिप्त हो जाने के बावजूद प्रक्रिया के उन हिस्सों का अनुपालन वे कर लें जो हिस्से विचारण या सुनवाई को निष्पक्ष बनाते हैं। तो इसलिए यहां मजिस्ट्रेट इस बात की तस्दीक कर लेगा कि जो प्रतियां अभियुक्त को मिलनी चाहिए थी मिली या नहीं। अब अभियोग का सारांश बता दिया गया तो आगे प्रक्रिया उसी प्रकार से चल पड़ेगी जैसे सेशन और वारंट मामलों में चलती रही है। क्या कह रहा है? कह रहा है दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, प्रत्येक विचारण में हम लोगों ने देखा है। फिर वो कह रहा है कि यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिभाग यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा। यानी यहां थोड़ी छूट मजिस्ट्रेट को मिल गई है। वहां वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल में क्या था? अभियुक्त का अभिभाग लेखबद्ध करेगा। इसका मतलब यह था कि आप उसमें कुछ भी नहीं मिला सकते। उसने जो कुछ अभिभाग किया है
ठीक वही लेखबद्ध करेंगे आप। लेकिन यहां यथासंभव उन्हीं शब्दों में, यानी अगर उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करना असंभव हो रहा है तभी आप समानार्थी शब्दों का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज समानार्थी शब्दों का प्रयोग यहां भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यहां थोड़ी छूट मजिस्ट्रेट को मिल गई। कहता है यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। यहां भी स्थिति ठीक वैसी है कि मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध करना चाहे तो कर दे, लेकिन यहां भी सिद्धांत वही लागू होंगे कि स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध करना ये अच्छी परंपरा चूंकि नहीं है, इसलिए इसको नहीं अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि आपने जब अभियोग का सारांश बताया तो पुरानी सीआरपीसी में जरूर ये बात नहीं थी, अब नए में तो आ भी गई है। क्या कि अभियोग को आधारहीन समझता तो उन्मोचित कर देगा, पहले नहीं थी। लेकिन पहले भी अदालत उठा दिया मुकदमों में, जो अन्य मुकदमे हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही अपेक्षा की थी कि अगर अभियोग आधारहीन है तो मजिस्ट्रेट उन्मोचित कर दे, अपना संबंध रिकॉल कर ले। और अब तो अधिनियमित विधि में यह स्थिति आ गई। तो जब आ गई और आपने वहां उन्मोचित करना पर्याप्त नहीं समझा था, इसका मतलब एविडेंस है। तो जब एविडेंस है तो अभियुक्त को उसके अभिभाग पर दोष सिद्ध क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसके अभिभाग पर उसे दोष सिद्ध करना कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, फिर भी 1% उसमें अन्याय की संभावना रहेगी। यह सही है कि मानो अपने हित के विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि मनुष्य एक भावना प्रधान प्राणी है। भावना के आधार पर वो कुछ भी स्वीकार कर लेता है और इस आधार पर मनुष्य पशुओं से भिन्न भी नहीं है। आज हम एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे थे, हमारी आदत है, हम पढ़ते मूर्खों को भी हैं। उसमें वो लिख रहा था, लोगों को अच्छा दिखने की बड़ी आदत होती है ना, अच्छे होंगे नहीं, अच्छे दिखेंगे जरूर। वो लिख रहा था कि बलात्कार पाशविक है, ये कहना गलत है क्योंकि पशु बलात्कार नहीं करते। तो फिर इसलिए ये नहीं कहा जाना चाहिए कि बलात्कार पाशविक है। मेरा मन हुआ इससे कमेंट में पूछे कि जो कुछ पशु करते हैं वो सब कुछ पाशविक है। भाई आप जो कह रहे हो कि बलात्कार इसलिए ठीक है पाशविक नहीं कहा जा सकता क्योंकि पशु बलात्कार नहीं करते, ठीक है, तो इसे प्रकारांतर से अगर बोले तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि पशु जो कुछ करते हैं सिर्फ वही पाशविक है। ठीक है, तो पशु अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उसका मतलब बच्चों को प्यार करना पाशविक है। ठीक है, पशु अपने घर की सुरक्षा करते हैं तो इसका मतलब घर की सुरक्षा करना पाशविक है। ठीक है ना, तो पाशविक जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो इन अर्थों में नहीं किया। पाशविक शब्द का प्रयोग इन अर्थों में हुआ है कि जो उद्दंडता का व्यवहार करता है, जो मर्यादा में नहीं बंधता, उसे पशु कहा जाता है। आप सोचो जरा, कब आपसे पूछा जाता है कि क्या जानवर हो? जब आप उद्दंडता का व्यवहार कर रहे होते हैं, जब आप मर्यादाहीन व्यवहार कर रहे होते हैं, तब कहा जाता है कि यह पशुता है। और चूंकि बलात्कार मर्यादाहीन व्यवहार है, ठीक है, इसलिए उसको पाशविक कहा जाता है। तो आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए और अन्यथा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका अर्थ का अनर्थ निकलता है। क्या वो सब कुछ आप पाशविक कहेंगे जो पशु करते हैं? तो पशु तो तुम्हारे ही जैसे हैं, जो तुम करते हो वही वो करते हैं। उनका वहशीपन सिर्फ इस बात में माना जाता है कि वे उद्दंड होते हैं और सिर्फ लात जब खाते हैं या जब डंडा उन पर उठाया जाता है तभी वे मर्यादा का व्यवहार करते हैं। उसके अलावा वो मर्यादा में बंधना पसंद नहीं करते हैं।
इसलिए उनको पशु कहा जाता है। तो आप भी जब मर्यादाहीन व्यवहार करते हैं तब यह कहा जाता है कि आपने पशुता का व्यवहार किया है, या जब आप बिना डंडे के नियंत्रित होने से इनकार करते हैं तब यह कहा जाता है कि आपने पशुता का व्यवहार किया है या आप पशु जैसे हैं। और चूंकि बलात्कार मर्यादाहीन है, वो मर्यादा सम्मत व्यवहार नहीं है, इसलिए उसको पाशविक एक्ट कहा है। ठीक है, तो यहां उसने कहा कि स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध करेगा। जब आपके पास एविडेंस अवेलेबल है और आप ये जानते हैं मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है, भावनाओं में बहकर वो भी स्वीकार कर लेता है, और भावनाएं तो छोड़िए, मनुष्य इतना मूर्ख है कि वो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए अच्छी अच्छी बातें अपने में होने की बात तो कहता ही है, कई बार तो वो बुरी बातें अपने में होने की बात सिर्फ इसलिए कहता है ताकि उसके अहंकार की पुष्टि हो जाए और लोग उसे बड़ा माने। आप जेल जाओ, कैदियों की बातें सुनो, उनने एक कत्ल किया होगा लेकिन वे बताएंगे हमने फिर लाशें बिछा दी। अब लाशें बिछा देना अच्छा काम तो नहीं है, और वाकई उन्होंने नहीं बिछाई हैं, लेकिन वो अपनी अहम की संतुष्टि के लिए उन पापों को स्वीकार कर रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ठीक है, तो मनुष्य तो एक बड़ा अजीब ढंग का क्रिएशन है। ये अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए अच्छे कामों को करने का बखान तो करता ही है, ये खुद के द्वारा बुरे कामों को किया जाना भी स्वीकार करता है। सिर्फ ये कुछ लोगों के, ठीक है, कुछ लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाए, सिर्फ इसीलिए ये जाने क्या क्या करता है। और हम कई बार आपसे कहा करते हैं कि आदमी और साधु में फर्क क्या होता है, तो एक फर्क आदमी और साधु में यह भी है कि आदमी सदैव दूसरों की ओर देखता है, या गृहस्थ या संसारी सदैव दूसरों की ओर देखता है और इस चिंता में लगा रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जबकि साधु की दृष्टि सदैव अपनी ओर होती है कि हम खुद में कितने ठीक हैं। वो सदैव खुद का मूल्यांकन करता है और गृहस्थ सदैव दूसरों से मूल्यांकित होना यह पसंद करता है। तो चूंकि मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है, इसलिए संभावना इस बात की भी है कि जो उसने नहीं किया वो उसे भी स्वीकार कर सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो आप जिन्होंने दावा किया था कि हम न्याय करेंगे, उनके इस कथन को धक्का लग सकता है। इसलिए स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध करने की सुविधा यह आपको जरूर प्राप्त है, लेकिन स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध करने की इस सुविधा का उपयोग आपको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक ऐसा करना तार्किक और युक्तिसंगत न लगने लगे, यानी कोई अपवादिक स्थिति न हो, तो स्वविवेकानुसार बिल्कुल दोष सिद्ध नहीं करना चाहिए। और जबकि फेसबुक के मूर्खों की बातें आप सुनो तो वो ये कहेंगे कि अब तो उसने स्वीकार भी कर लिया, अब कहे नहीं, फांसी दिए दे रहे, जबकि न्याय की मांग ये है कि नहीं, जब आप ये कहते हो मेरे पास एविडेंस है तो एविडेंस दीजिए, हम उसकी कन्फेशन पर क्यों, उसने कन्फेशन किन परिस्थितियों में किया है, क्यों किया है, क्या हुआ है, इन सारी बातों को हम नहीं जानते। इसलिए यह असुरक्षित है कि उसके दोषी होने के अभिभाग पर हम दोष सिद्ध कर दें। यह अलग बात है कि अगर सब भांति सुरक्षित लग रहा हो उसके अभिभाग पर उसे दोष सिद्ध कर देना, सब भांति, और सब भांति का मतलब सब भांति होता है, तो स्वविवेकानुसार की शर्त इसीलिए लगी, ठीक है, जो विवेक की शर्त है वो इसीलिए लगी हुई है ताकि
आप सोच समझ लीजिए कि ठीक है या नहीं, और फिर अगर आपको लगता है सब भांति कि ठीक है तो फिर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं किया आपने तो आगे कार्यवाही बढ़े उससे पहले एक सेक्शन और आया। हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व की सीआरपीसी का सेक्शन हमें याद है, बीएनएसएस का सेक्शन याद नहीं, यद्यपि हम आपको बता चुके हैं। छोटे मामले 206, ठीक है। पहले 205 में क्या था कि मजिस्ट्रेट वो आपको पर्सनल अटेंडेंस से मुक्त कर सकता था, जिसकी चर्चा अभी हमने की। उससे अगला सेक्शन था 206। अब बीएनएसएस में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है, संभवतः 229 होगा क्योंकि 23 का फर्क आ रहा है लगातार, ठीक है ना। तो उसमें छोटे मामले हैं और उसमें कहा था कि मोटर यान अधिनियम को छोड़कर अन्य जो अपराध हैं, छोटे मामले यानी जुर्माने आदि से दंडनीय जो अपराध हैं, उनमें आपको सुविधा दी जा सकती थी कि सम्मन जारी होगा और सम्मन में यह लिखा रहेगा कि अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो सम्मन में उल्लिखित धनराशि भेज दीजिए। लेकिन वहां भेजने तक की सुविधा आपको दी गई थी। आगे क्या होगा ये 276, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, यानी इस सेक्शन का संबंध पूर्व के 206 और वर्तमान के 229 से है। क्या कह रहा, जहां धारा 229 के अधीन सम्मन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहां वह अपना अभिभाग अंतर्विष्ट करने वाला पत्र और सम्मन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेश वाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजेगा, ठीक है ना। और चूंकि यह मामला इतना छोटा है कि यहां इस प्रकार की प्रक्रिया बना देना ये कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को बनाया और कहा तब मजिस्ट्रेट स्व विवेकानुसार, अब भी मामला कितना भी छोटा हो, हमने आपसे कहा कि आपराधिक विधि इसका चेहरा बहुत कठोर होता है अपराध के मामले में, लेकिन यह उतनी ही सचेत भी होती है। जो चीज जितनी खतरनाक है उसके प्रति सावधानी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए यह मामला बहुत छोटा है, लेकिन इसके बाद भी करा तब मजिस्ट्रेट स्व विवेकानुसार, यानी उसने खुद अपना पत्र भेजा है, जुर्माने की उल्लिखित रकम भेजी है और मामला भी बेहद छोटा है, तो भी यह नहीं कहा कि मजिस्ट्रेट ऐसी दशाओं में अभियुक्त की दोष सिद्धि करने के लिए बाध्य होगा, ऐसा नहीं कहा है। तब भी मजिस्ट्रेट को विवेक की ताकत ये दी, कहा कि तब मजिस्ट्रेट स्व विवेकानुसार अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिभाग के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध करेगा और संबंध में विनिर्दिष्ट जुर्माना देने के लिए दंडादेश देगा और अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम उस जुर्माने में समायोजित की जाएगी या जहां अभियुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिवक्ता की ओर से उसके दोषी होने का अभिवचन करता है, यानी उस पर पत्र नहीं भेजा, अधिवक्ता की नियुक्ति कर दी और अधिवक्ता उसकी ओर से दोषी होने का अभिवचन यह कर रहा है, ठीक है। तो यथासंभव अधिवक्ता द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों में अभिभाग को लेखबद्ध करेगा और स्व विवेकानुसार उस अभियुक्त को ऐसे अभिभाग पर दोष सिद्ध कर सकेगा और उसे यथापूर्वक दंडादेश दे सकेगा, क्योंकि मामला बेहद छोटा है, सिर्फ जुर्माने से दंड नहीं है। हालांकि वहां 206 में 229 जो वर्तमान में, वहां यह ताकत भी दी कि राज्य सरकार चाहे तो कुछ अन्य प्रकार के मामलों को भी इस धारा के अधीन विचारित होने योग्य छोटा मामला घोषित कर सकती है, ऐसी बात आई थी 229 में, ठीक है। तो अगर कर दे तो बात अलग, फिर भी मामला रहेगा छोटा ही है और उस दशा में भी मजिस्ट्रेट को ताकत दी स्व विवेकानुसार वो चाहे तो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न करे, अब ऊपर वाली बात शुरू हो गई, या नीचे भी स्व विवेकानुसार दोष सिद्ध वो न करे तो प्रक्रिया, और प्रक्रिया ठीक वैसी जैसी हमेशा रही है,
प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद आप चाहो तो अपने पक्ष में तर्क ये दे सकते हो 314 में, पूर्व की धारा सीआरपीसी की 314, उसके अंतर्गत लिखित बहस, लिखित तर्क आप प्रस्तुत कर सकते हो। अभियोजन के समर्थन में जितना साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा वो सब मजिस्ट्रेट लेगा और अपनी ओर से किसी साक्ष्य की मांग नहीं करेगा, सुनेगा। ये लिखा है, सुनेगा। अभियोजन के समर्थन में सुनेगा अभियोजन। हाँ, अभियोजन कहता है कि हमें अमुक साक्षी की उपस्थिति चाहिए, आप प्रोसेस जारी कर दो, कर देगा। और एक बार आपने सम्मन जारी कर दिया, संबंधित साक्षी उपस्थित नहीं हुआ, अभियोजन ये कह रहा है कि वारंट कर दीजिए, तो मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता कि सम्मन पे तुमने क्यों नहीं बुलाया, और हम तो वारंट जारी नहीं करेंगे, दोष मुक्त कर देंगे अभियुक्त को। ये नहीं, आपको फर्दर स्टेप्स लेने ही होंगे। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अभियोजन कुछ करे ही ना, स्टेप्स ले लिए गए यानी वारंट जारी हो गया, 82 जारी हो गई, 83 जारी हो गई और आप लेके गए ही नहीं, और संबंधित व्यक्ति फिर उपस्थित नहीं है और लगातार आप जो अभियुक्त है उसे दौड़ा रहे हो, साक्षी नहीं ला रहे, तो फिर अभियोजन के साक्ष्य का अवसर यह भी समाप्त किया जा सकता है। और फिर उस दशा में अभियुक्त को क्या क्या करेंगे, दोष मुक्त। तब दोष मुक्ति ही होगी क्योंकि आरोप की विरचना हो चुकी है। यद्यपि यथारीति आरोप की विरचना आवश्यक नहीं थी, लेकिन इन स्पिरिट अभियोग का सारांश बताकर हो चुकी है, ठीक है ना। और उसके बाद अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत अभियुक्त की परीक्षा, और अभियुक्त की परीक्षा के बाद फिर डिफेंस एविडेंस, और डिफेंस एविडेंस में वही सारी चीजें रहेंगी जो पूर्व में रही हैं कि कोई व्यक्ति या कोई साक्षी, व्यक्ति तब जब उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज हो जिसे प्रस्तुत करने से अभियुक्त की निर्दोषिता प्रमाणित होती हो, उस सब को उपस्थित करने के लिए वो अगर कोई चाह रहा है कि आदेशिका आप जारी करो तो आप करोगे। हाँ, ये ठीक है कि वो तंग करने के लिए ही, सिर्फ विलंब कारित करने के लिए आदेशिका जारी करने के लिए कहेगा तो नहीं होगी, क्योंकि सुविधाएं दी जाएंगी आपको सुविधाओं के दुरुपयोग की इजाजत ये नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें रहेंगी। और प्रतिरक्षा का साक्ष्य यानी डिफेंस करना अभियुक्त के लिए कतई जरूरी नहीं है। वो कुछ ना कहे तो भी उसे दोषी साबित करना यह अभियोजन का काम है। और अगर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वो ये मानता है कि हम दोषित नहीं होंगे, तो उसे प्रतिरक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना करे तो भी छूटेगा, ठीक है। तो वो सारी प्रक्रिया फिर दोहरेगी। क्यों? अपराधों के विचारण में मूल रूप से समानता ही रहेगी, ठीक है। मौलिक तौर पर उनमें कोई असमानता नहीं हो सकती। बस अपराध जो विचारित हो रहा है उसका जो परिणाम आएगा, ठीक है, उसके आधार पर विचारण की प्रक्रियाओं में भेद किया जाना यह समीचीन भी है और तर्कसंगत भी है। इसलिए विचारण की प्रक्रियाओं में भेद कर दिया। लेकिन विचारण हमेशा उन्हीं से कराया जो विचारण में अत्यधिक कुशल है, चाहे समरी ट्रायल हो, चाहे समन ट्रायल हो, चाहे सेशन ट्रायल हो, चाहे वारंट ट्रायल हो। और हम तो जब एलएलबी में थे तो हमें बड़ी दिक्कत इसी बात से थी कि ये चार ट्रायल अलग अलग क्यों। जब समन ट्रायल भी मजिस्ट्रेट को करना है तो वारंट ट्रायल भी उसी को करना है, तो ये अलग अलग क्यों। ये सारी चीजें अब हमें दिखाई देती हैं, नहीं बिल्कुल सही है। इसीलिए हम कहा करते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे से लोग होते हैं, पढ़े लिखे से लोगों में शामिल होते हैं बीटेक वाले, एमबीए वाले, ये पढ़े लिखे से लोगों में शामिल है। इन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि इन्हें समझ में आ भी नहीं सकता, क्योंकि इन्हें जिससे संव्यवहार करने की आदत है वो तो जड़ है, वो तो पदार्थ है, सबस्टेंस है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसलिए इनकी आदत ही वैसी हो जाती है, ये समझ ही नहीं सकते। और एमबीए वो सारा पढ़ाई
सुनने वालों को लग सकता है कि हम बड़ा खिलाफ बोल रहे, लेकिन ये सही है। एमबीए पढ़ाई ही फ्रॉड है, वह फ्रॉड को ही पढ़ाई बता रहे हैं, सिर्फ फ्रॉड को पढ़ाई बता रहे हैं। अजीब ढंग की पढ़ाई है। कहा जाता था विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता का विकास करती है, ठीक है। विद्या सहनशीलता का विकास करती है, विद्या मानवीय गुणों का विकास करती है। वो विद्या फ्रॉड का विकास कर रही है, ठीक। तो अजीब ही ढंग की विद्या है। तो उन्हें यह बात समझ में भी नहीं आ सकती कि नहीं, बिल्कुल सही किया, क्योंकि छोटे मामले संख्या में ज्यादा होंगे, इसलिए उनके विचारण की प्रक्रिया संक्षिप्त तो रखी जाए, किंतु मौलिक अंतर कोई नहीं आना चाहिए। मौलिक तौर पर निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित हो, और इसलिए हम विचारण करने का हक किसी पुलिस वाले को नहीं देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो न्याय करने में कुशल नहीं है। किसी एमबीए और बीटेक वाले को नहीं बैठा देंगे, तुम अंग्रेजी पढ़ लेते हो और अंग्रेजी में बेयर होता है। जो अंग्रेजी टेस्ट है बेयर का, वही तो स्टैंडर्ड मानते हैं, और तुम अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ लेते हो इसलिए तुम करोगे न्याय। नो, तुम अंधेर नगरी चौपट राजा वाला करोगे, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा में वही तो हुआ, बोले जब बकरी मरी तो फांसी तो होनी है। अब ये अलग बात है, मरी तुम्हारी गलती तो तुम्हारी गर्दन पतली है तो फिर मोटी गर्दन वाले चढ़ाएंगे। भाई एक बकरी मरी तो फांसी तो होनी है। अब ये कोई जरूरी थोड़ा है उसी जिसकी गलती हो फांसी होनी है, न्याय होना है। तो न्याय ऐसे प्रशासित नहीं होगा, ठीक है ना। मौलिक तौर पर चीजें एक जैसी रहेंगी। क्या कहता है प्रक्रिया, जब दोष सिद्ध न किया जाए, यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 275 या 276 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता, यानी छोटे मामले में या संबंध मामले में, तो वह अभियोजन को सुनने, यानी अभियोजन से कहेंगे नहीं तुम जो गवाह लाओ वो गवाह लाओ, अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए लेने के लिए, और अभियुक्त को भी सुनने के लिए, और ऐसा सब साक्ष्य जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसर होगा। आप देखेंगे वहां दोनों अलग अलग सेक्शन थे, यहां बात मिला दी, ठीक है। दोनों का साक्ष्य लेने का वो करेगा, ठीक है। अब बीच में 313 अभियुक्त की परीक्षा नहीं है, ठीक है ना। उसने कहा अभियोजन के समर्थन सुनने और उसके बाद उसे सुने, लेकिन चूंकि 313 जांचों और विचारणों को लागू होने वाले साधारण उपबंध है और विचारण यह है, इसलिए अभियोजन के साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त की परीक्षा ये होगी, ठीक है ना। और उसके प्रति अभियुक्त का स्पष्टीकरण लिया जाएगा, और उसके उपरांत उसे प्रतिरक्षा में अगर वो साक्ष्य देना चाहेगा तो देगा, अन्यथा नहीं देगा, ठीक है। और यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो वह किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है। सीधे कहा कि अभियुक्त या अभियोजन के आवेदन पर यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, ठीक है, ठीक समझेगा तो वो किसी व्यक्ति या साक्षी को सम्मन जारी कर सकता है। अब ठीक समझेगा ये शब्द जैसे ही आते हैं वैसे ही एमबीए टाइप के लोग ये समझ लेते हैं कि मजिस्ट्रेट राजा हो गया। अब वो ठीक समझेगा तो करेगा, ठीक समझेगा तो नहीं करेगा। एमबीए टाइप कहा, एमबीए टाइप के लोग वकीलों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। वकील भी एमबीए टाइप होता है, और जो वकील एमबीए टाइप होता है उसे यही लगता है कि न्यायालय तो राजा है, जो चाहे तो कर दे, कतई नहीं। यहां ठीक समझने का अर्थ है जुडिशियली ठीक समझना, और जुडिशियली ठीक समझने का जुडिशियली ठीक क्या समझा जाएगा, इसका परीक्षण हमेशा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है ना। और जो खाली यही वीडियो देखेगा उसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फिर समझ में नहीं आएगा, फिर वो कहेंगे आप कठिन से शुरू करके सरल की ओर आते हो, सरल से शुरू करके कठिन की ओर नहीं आते। अब आप जब पहले से देखेंगे तब तो आएगा। खैर ऑब्जेक्टिव हमने आपसे कई बार कहा, जब वस्तु उसकी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर विश्लेषण होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव
ठीक है, एनालिसिस ये कहते हैं। और जब आपके मनोभावों के आधार पर वस्तु का विश्लेषण होता है तब हम उसे सब्जेक्टिव एनालिसिस ये कहते हैं। हमने आपको उदाहरण देकर कहा था, गुलाब का फूल है, आपको दिखेगा तो रंग उसका वैसा ही दिखेगा जैसा है, खुशबू उसकी आपको भी वैसी ही लगेगी जैसी सबको लगती है, कांटे उसमें हैं ये आप भी देखोगे हम भी देखेंगे। तो ये गुलाब के फूल का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, ठीक है, ये वस्तु के आधार पर एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो गुलाब का फूल सुंदर है, यह हो सकता है आपको लगे हमें ना लगे, हमें लगे इसमें सुंदरता क्या है, ठीक है। इससे ज्यादा सुंदर तो गेंदे का फूल होता है, कम से कम वो जो गेंदे का फूल हजारा बोला जाता है वो ज्यादा खूबसूरत लगता है, सूरजमुखी इससे ज्यादा सुंदर होता है, अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव एनालिसिस हुआ, ये ऑब्जेक्टिव हुआ। तो यहां ठीक समझने की जो बात होती है कानून में वो हमेशा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से तय की जाएगी, जहां मजिस्ट्रेट ठीक समझता है। इसका मतलब यह है कि जहां मजिस्ट्रेट की जगह किसी भी सामान्य बुद्धि के मनुष्य को रख दो, उसे गलत लगेगा, वहां आदेशिका जारी नहीं करेगा, अभियुक्त या अभियोजन के आवेदन पर अदरवाइज जारी करेगा, ठीक है ना। यह नहीं है कि राजा हो गया। ठीक लगने का अर्थ हमेशा जुडिशियली ठीक लगना होता है, और जुडिशियली ठीक कैसे लगेगा यह ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से तय होगा, ठीक है ना। तो कहता है ठीक समझता है तो क्या कर सकता है, वह किसी साक्षी को हाजिर होने या दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने वाला सम्मन जारी करने का निर्देश दे सकता है। अगला भी वही कह रहा, मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को सम्मन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों में हाजिर होने वाले उसके उचित व्यय न्यायालय में जमा किए जाएं। कर सकता है, इसका मतलब हमेशा वो करेगा नहीं, और एक्सेप्शनली करे व्यय जमा करने की अपेक्षा, अन्यथा जनरली न करे। ये सेक्शन का अर्थ निकल रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है कि आवश्यक समझता है तो व्यय जमा करने का आदेश दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य तौर पर व्यय जमा करने का आदेश नहीं देगा। आवश्यक समझे कि तुम आदमी ही इतने नीच हो, कमीन हो कि तुम जानबूझकर उस डॉक्टर को बुलाने की अपेक्षा करो जो एम्स में है, जबकि उसी तथ्य की गवाही जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर का डॉक्टर भी दे सकता है, लेकिन तुम जानबूझकर ताकि तंग हो। तो फिर ठीक है, अब उसका एक दिन का तनख्वाह जमा करो, बुलवा रहे हैं। अब एक दिन की तनख्वाह उनकी होगी कम से कम 20,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि महीने की तनख्वाह उनकी कम से कम 5-6 लाख रुपए होगी। ठीक है, जमा करो 20,000, बुला रहे हैं, चलो ठीक है ना। तो आवश्यक समझता है, ये बात कही गई, ठीक है। अब कहता है ये सारा साक्ष्य हो गया और बीच में अभियुक्त की परीक्षा तो होगी ही होगी, और चूंकि 314 जो प्रत्येक पक्ष को अपने अपने साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तो यहां भी अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों अपने अपने साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत 314 के मुताबिक लिखित कथन ब्रेविटी और कंसाइज फॉर्म में दे सकेंगे, ठीक है। यद्यपि 314 का नंबर अब बदल चुका होगा, और आप देखें कि सेशन ट्रायल में क्या था, बहस, ठीक है। सेशन ट्रायल में दोनों पक्षों का मामला खत्म होने के बाद, यानी अभियोजन और प्रतिरक्षा का साक्ष्य होने के बाद बहस, और फिर निर्णय, यह था। वारंट ट्रायल में बहस नहीं थी, सम्मन ट्रायल में भी बहस नहीं है, यानी सेशन ट्रायल में सब कुछ आप अपने साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत 314 के अंतर्गत कंसाइज फॉर्म में तर्क ये भी दे सकते हैं दोनों पक्ष, और उसके बाद बहस भी होगी, उसके बाद भी बहस होगी, ठीक है ना। क्यों, वहां बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं, और यह स्थिति न वारंट ट्रायल में न सेशन ट्रायल में, बहस जैसी कोई चीज नहीं। तो यहां 314 के अंतर्गत कंसाइज फॉर्म में अपने अपने आर्गुमेंट्स
आप कोर्ट को दे सकते हैं। वो चूंकि 300 327 के बीच का सेक्शन है और वो जांचों और विचारणों को लागू होने वाले साधारण उपबंध है, इसलिए वो लागू होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अंतर जरूर देखते चले, कहां पर फर्क हो रहा है, यही देखने वाली बात है। बाकी क्या है, बाकी तो आप सोचो, जब आप एपीओ का एग्जाम देते हो, जब आप मजिस्ट्रेट का एग्जाम देते हो, जब आप एलएलबी करते हो, कानून की फील्ड का कोई एग्जाम दें आप, और आपसे प्रोसीजर पूछा जाए तो ट्रायल्स पूछे जाते हैं, वो क्या बेवकूफ हैं जो तुमसे ट्रायल पूछ रहे हैं? ठीक है, और तुम बड़ा खुशी से, ट्रायल तो बहुत आसान है, अब बताओ ट्रायल कितना आसान है। ठीक है, तुम बड़ा खुशी से ट्रायल लिख देते हो, ठीक है, अब बताओ ट्रायल कितना, क्योंकि और यही परीक्षा होती है कि तुम्हें ट्रायल कितना पता है, कितना सोच सकते हो ट्रायल पर। ठीक है, उनको अलग अलग करने के पीछे जो तार्किकता है, युक्ति संगतता है, क्या आप जानते हो कैसे कैसे निष्पक्षता सुनिश्चित हुई है, कहां बहस होगी कहां नहीं होगी, यही तो सारी चीजें समझने की है और यही तो वो देखना चाहते हैं। और इसीलिए ट्रायल तुम भी लिख के आते हो, और ट्रायल अगर हो, ठीक है, लिखेंगे तो हम भी लिखेंगे, लेकिन हमारे लिखे ट्रायल में और आपके लिखे ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क होगा। आरोप की विरचना वो आपसे करवाते हैं, आरोप की विरचना का आवश्यक भाग है, पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा। ठीक है ना, आपने वो लिखा ही नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए आपसे सारी चीजें लिखवाई जाती हैं। ठीक है, सेकंड पेपर जब होता है तो कहते हैं आरोप की विरचना कीजिए। ठीक है ना, आरोप की विरचना जैसे होती है वैसे करिए, और उसमें जैसे होती है वैसे ही करनी है। ठीक है, तो आपका कहता है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, ये सारा यानी अभियुक्त की परीक्षा कंसाइज फॉर्म में आर्गुमेंट सारी चीजें होने के बाद कहता है यदि मजिस्ट्रेट धारा 277 में निर्दिष्ट साक्ष्य और अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो जो वह स्वप्रेरणा से पेश करवाए, यानी मजिस्ट्रेट पहले तो अभियुक्त यानी बचाव पक्ष और अभियोजन दोनों को अवसर देगा कि अपना अपना मामला उसके सामने रखें, और दोनों ने चुरा लिया, पूरा पूरा साक्ष्य रख ही नहीं रहे, तो फिर वो जो आवश्यक साक्ष्य समझता है उसे भी लेने के उपरांत ही वो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि करेगा। ठीक है, कहता है यदि मजिस्ट्रेट धारा 270 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो जो वह स्वप्रेरणा से पेश करवाए, लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। ठीक है, और बाकी अगर उसे लगता है कि दोषी है और उतने पर्याप्त दंड से हम दंडित नहीं कर पाएंगे तो 325 यानी 364 वर्तमान में उसके उपबंधों के अनुसार कार्य करे। ठीक है ना, फिर वो दोष सिद्ध और दोष मुक्त कुछ ना करे, सीधे अपना मंतव्य उसे लगता है कि दोषी है, ठीक है, तो वो कमिट कर दे, या उसे लगता है कि हमें पैरोल पर छोड़ देना चाहिए अच्छे आचरण की सदाचरण की परिवीक्षा पर, तो आपका 401 यानी 360 के उपबंधों के अनुसार छोड़ दे। ठीक है, जहां मजिस्ट्रेट धारा 364 या धारा 401 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता, वहां यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकेगा। यानी दंडादेश देने की बात आप तभी लाएंगे जब आप इस निष्कर्ष पर आ गए कि हमें कमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हम ये दोषी भी है और हम इसे पर्याप्त दंड से दंडादिष्ट ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप ठीक है दोषी होने का निर्णय अभिलिखित न करें और बल्कि सीधे कमिटी कर दें, वहां दोषी होने के या निर्दोष होने के प्रश्न पर भी निर्णय वही करेंगे और दंड कितना दिया जाए इस प्रश्न पर भी निर्णय वही करेंगे। ठीक है, फिर कहता है कोई मजिस्ट्रेट धारा 275 या 278 के अधीन किसी अभियुक्त को चाहे परिवाद या संबंध किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणी किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है दोष सिद्ध कर सकता है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सब सेक्शन है वो बहुत बड़े शब्दों में, बहुत विस्तृत शब्दों में अभिलिखित किया गया है। उसने क्या लिखा
ठीक वही बात लिख दी जो 221 सीआरपीसी में हम लोगों ने पढ़ी थी। वहां कहता है कि जब अभियोजन आरोप की विरचना के समय यह तय नहीं कर सकता कि उसके पास उपलब्ध साक्ष्य से कौन सा अपराध साबित होगा, तो उस साक्ष्य से जितने अपराध साबित हो सकने की संभावना हो उतने सारे आरोप वो आनुकल्पिक तौर पर विरचित कर दे। और हमने कहा था 304B जब होती है तो अगर हम ये नहीं साबित कर पाए कि विवाह को 7 वर्ष ही हुए, हम ये नहीं साबित कर पाए कि डेथ ठीक है होने से पूर्व उसके साथ दहेज के लिए क्रूरता का व्यवहार किया गया था, तो भी ये 302 है। तो आनुकल्पिक आरोप की विरचना होती है 302/304B। ठीक है, लगभग सेक्शन वही कह रहा है। सेक्शन कहता है कि जो तथ्य साबित हुए, 222 भी इसी ढंग की बात करता है। 222 कहता है बड़े अपराध का आरोप लगाया गया और जो तथ्य साबित हुए, जो विशिष्टियां साबित हुई, उनसे एक छोटा पूरा अपराध बनता है। तो यद्यपि छोटे अपराध के लिए आरोप की विरचना नहीं हुई थी, फिर भी छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है। लगभग वैसी बात कह रहा है कि जो साक्ष्य आया उससे जो साबित हुआ उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया। आरोप तो है ही नहीं, खैर ठीक है, जिसके लिए विचारणा चला उससे भिन्न तथ्य साबित हुए और उन तथ्यों से भिन्न अपराध बन रहा है। तो आपका ये 278 सबसेक्शन 3 कह रहा कि उसके लिए जो साबित हुआ है व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है। लेकिन माननीय मजिस्ट्रेट ने समन ट्रायल के रूप में मामले का विचारण किया और जो तथ्य साबित हुए तो वारंट ट्रायल का मामला बनना है। क्या तब 278(3) के मुताबिक दोषसिद्ध किया जा सकता? नहीं। तब आपको पूर्व में जो बात आ गई थी उसके मुताबिक कमिट करिए, हटाइए वहां से। ठीक है, ये इस सेक्शन चाहे जितने विस्तृत शब्दों के साथ इस सेक्शन को अधिनियमित किया गया हो, इसका अर्थ यही लिया जाएगा कि समन ट्रायल के रूप में जिस अपराध का विचारण हो सकता था, ठीक है, वो स्वीकृत तथ्यों से या साबित तथ्यों से साबित हुआ है। यद्यपि उसके लिए विचारणा नहीं हुआ तो भी मजिस्ट्रेट उसके लिए उसका ठीक है उस अभियुक्त की दोषसिद्धि कर सकता है। इन शब्दों का अर्थ यही लिया जाएगा, क्योंकि शब्द अपने में आइसोलेट करके नहीं पढ़े जा सकते। वे जिस चैप्टर में हैं, जिस अध्याय में हैं, उसे ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, किसी भी सेक्शन की आइसोलेशन में व्याख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ये आपका 278 था। अब कुछ बचा नहीं। 279 यानी परिवादी की मृत्यु जब हो जाती है तब स्थिति क्या रहेगी। ठीक है, कब कब परिवाद वापस लिया जा सकता है, यह भी खूब ध्यान रखेंगे। परिवाद वापस ली जाएगी। पुलिस रिपोर्ट पर अगर संबंध मामला संस्थित हुआ तो वापस नहीं होगा। और कब कब कार्यवाही को रोक देने की शक्ति ये प्राप्त है, और अगर कार्यवाही रोकी जाएगी तो दोष मुक्ति समझा जाएगा या उन्मोचन, ये भी खूब पूछा जाता है। वापस लिया गया तो क्या समझा जाएगा, दोष मुक्ति या उन्मोचन, ये खूब पूछा जाता है। तो इनको और समरी ट्रायल अगले क्लास में खत्म कर लेंगे, ये समाप्त हो जाएगा, ईश्वर चाहेगा तो।